हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। और मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर लेखन के माध्यम से, जैसा कि हम लोगों ने अपनी श्रृंखला शुरू की हुई है। ठीक है ना? तो आज उसी श्रृंखला में हमारा लेक्चर नंबर 7 डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदुओं, जहां पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनते हैं, उन सभी की चर्चा करते हैं और विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं। आपने इससे पहले के सभी एपिसोड, सभी लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी, स्टेट पीएससी बनाते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें समझना चाहिए और किस तरीके से उन्हें हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? मेरी इस क्लास का, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया है, कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि आपके सारे के सारे पहलू उस टॉपिक से रिलेटेड तैयार हो जाएं और प्रश्न जो बनता है उसको भी हम आसानी से लिख सकें। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग देर से ज्वाइन किए हुए हैं उन सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को लेकर के। और इसमें क्वेश्चन है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि फ्रांसीसी भारत में सत्ता स्थापित करने में क्यों असफल हुए। ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि आखिर भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष क्यों और कैसे हुआ था, और उस संदर्भ में फ्रांसीसी भारत में सत्ता स्थापित करने में क्यों असफल हुए, जबकि उन्हीं की जगह पर ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटेन ने या फिर कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपना शासन भारत में स्थापित कर लिया। फ्रांसीसी क्यों नहीं कर पाए? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन जैसे जैसे ब्रेक होता चला जाएगा उसके अंदर का कंटेंट आपके सामने निकलता हुआ चला आएगा। बस यही करना है, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसके सारे कंटेंट को बाहर निकाल लेना है, फिर आराम से आंसर लिख जाता है। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने उस टॉपिक को पहले ढंग से पढ़ा हो। अन्यथा अगर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो क्वेश्चन नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का वर्णन, यानी कि एक टॉपिक ये है कि भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में हमको चर्चा करनी है, उसका वर्णन करना है कि संघर्ष कब कब, कैसे कैसे और क्यों हुआ था। ठीक है ना? ये इसको स्पष्ट करना है। दूसरा, बात करनी है कि फ्रांसीसी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में क्यों असफल हुए। इस बात को हमें बताना है कि आखिर ये क्यों असफल हो गए, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की असफलता के कारण क्या थे। ठीक है ना? तो पहला, अगर इसमें हम गौर से देखें तो दो चीजें हैं, एक फ्रांसीसियों की असफलता और दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब यहां पर क्वेश्चन लिखने से पहले सीधा सीधा कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि पहला टॉपिक यहां पर उत्तर प्रारूप में बात किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हमें पहला पॉइंट इस बात का चर्चा करनी है कि आखिर संघर्ष हुआ ही क्यों था, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण क्या हैं। ध्यान रखना, तो पहला टॉपिक बनता है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण। अगर आप कारण नहीं समझते तो फिर संघर्ष की जो तीव्रता है, संघर्ष के जो कंसेप्ट हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे। नंबर एक। दूसरा, अब बात करते हैं इसके बाद में, दूसरा पॉइंट यह है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कब और कैसे और क्यों हुआ था। क्यों हुआ था ये तो हमने देख लिया, कब कब हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके संदर्भ में देखेंगे तो आंग्ल फ्रांसीसी भारत में आंग्ल फ्रांसीसी 3 युद्ध हुए हैं। ध्यान रखिएगा, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें हम
कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटक युद्ध। ध्यान रखिएगा। और ये युद्ध हुए हैं 3, 1, 2 और 3। इन तीनों के बारे में हमको चर्चा करनी है। पहला युद्ध 1700 क्या कहते हैं इसको 46 से लेकर के 48, फिर 1749 से लेकर के 54 तक, और तीसरा युद्ध हुआ है 1756 से लेकर के 63। ये 3 आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक है ना? इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो उत्तर प्रारूप में 2 पैराग्राफ बन गए। पहला, इनके कारण क्या है। दूसरा, उनके युद्ध के बारे में वर्णन बताना है। और तीसरा जो इसमें है कि इसमें ये तो कंफर्म हो गया कि फ्रांसीसी हारे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसलिए तीसरा जो पैराग्राफ, तीसरा पॉइंट जो बनेगा, 3 पैराग्राफ में अपनी बात पूरी करनी है अच्छे तरीके से, और वह है कि फ्रांसीसियों की भारत में असफलता के कारण क्या। ध्यान रखना, फ्रांसीसियों के की भारत में असफलता के कारण। इस तरीके से इन्हें 3 बिंदुओं पर हमें 3 पैराग्राफ में प्रॉपर तरीके से क्या करना है, आंसर लिखना है, समझना है, और उसके सारे डायमेंशन को पूरी तरीके से स्पष्ट करना है। ठीक है ना? तो 3 पैराग्राफ में आपका आंसर आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी बस। और इस टॉपिक से इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन एक है, लेकिन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और सारी चीजों के बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इसमें छोटे मोटे जो फैक्चुअल पोर्शन रह जाते हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा किताब से पढ़ना है, जो प्रारंभिक परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर छोटे लेवल पर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो भी है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन, एक भी यहां से बचेगा नहीं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो और चाहे मुख्य परीक्षा का। बस ध्यान रखिएगा, यहीं से अपनी पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया को ढंग से कवर कर सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना? तो ये 3 पैराग्राफ हैं, 3 चीजें हैं, 3 पॉइंट में अपनी बात स्पष्ट करनी। क्लियर हो गया? चलिए अब इसमें एक एक करके हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसका आंसर लिखा जा सकता है, किस तरीके से इसमें किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें मैंने एक चीज इसमें मेंशन नहीं की है कि यह लगभग कितने शब्द में होगा। अगर यह 150 शब्द में होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता जिसमें आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का पूरा वर्णन भी हो और उनकी सफलता के कारण भी हो। 150 शब्दों में लिखना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है ना? इसलिए यह तो संभव नहीं, लेकिन 250 शब्दों में इसको लिखा जा सकता है। ध्यान रखना। अब बात आती है कि इसमें कितने कितने शब्दों में क्या क्या लिखा जाए। ठीक है? तो इसमें लगभग मान के चलिए 50 शब्द के आसपास में इसके बारे में चर्चा करनी है। ध्यान रखना, लगभग 80 से 100 शब्द, ध्यान रखना, 100 शब्द के बारे में इसमें, और लगभग 80 से 100 शब्द के संदर्भ में इसमें हमको चर्चा करनी है, क्योंकि ये 2 मुख्य पहलू हैं जिनको क्वेश्चन में पूछा गया है, उस पर हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और लास्ट में ध्यान रखना, एक चौथा पॉइंट और आएगा जिसे हम निष्कर्ष कह सकते हैं। निष्कर्ष, ठीक है ना? लगभग 20 से 30 शब्द में इसको भी आपको लिख देना चाहिए। इस तरीके से पूरा आंसर आपका स्पष्ट हो जाएगा। बात समझ गया नहीं? तो कितने कितने शब्दों में क्या क्या बात लिखनी है। अब असली चीज जो शुरू होती है वो ये होती है कि अपनी सारी बातें क्या इतने कम शब्दों में लिखी जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, लिखी भी जा सकती है और नहीं भी लिखी जा सकती, और नहीं भी लिखी जा सकती तब भी लिखनी है। यही यूपीएससी की डिमांड है, जो इसको पूरा करेगा वही नंबर पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। ओके, तो चलिए इस पर हम कोशिश करते हैं। मैं तो देखिए, लिखना क्वेश्चन आपको है, क्वेश्चन का तरीका मैं बता रहा हूं, कितने कितने शब्दों में सारी चीज बातें आनी चाहिए। ठीक है ना? मैं इसका पूरा विश्लेषण करूंगा कि कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई पक्ष आपका छूट ना जाए। समझना आपको है। लिख करके आप लोग मुझे दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम से लेकर के मेल आईडी पर। ठीक है ना? अब इसमें आ जाते हैं। तो उत्तर प्रारूप में सबसे पहला टॉपिक क्या था? भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष और उसके प्रमुख कारण क्या थे। आखिर ये दोनों लड़े क्यों? ध्यान रखना, सबसे पहला कारण है
भारत में संघर्ष करने का, दोनों के दोनों, पहली बात ध्यान रखिएगा, दोनों की दोनों कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनियां हैं और दोनों व्यापार करना चाहती हैं। इसलिए दोनों के बीच में व्यापारिक संघर्ष होना तय है। लेकिन संघर्ष तो आज भी हो सकता है, लेकिन आज हमारा प्रतिस्पर्धात्मक माहौल है। कैसा है? कॉम्पिटिटिव माहौल। पहले कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं था, बल्कि मोनोपोली वाले, एकाधिकार, क्योंकि उसमें अधिकतम आपको क्या करना है? लाभ कमाना है। इसलिए संघर्ष का पहला कारण क्या है? व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना, एकाधिकार स्थापित करना। ये दोनों के बीच में युद्ध का प्रमुख कारण है। ध्यान रखना कि दोनों की दोनों कंपनियां क्या चाहती हैं? व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं, नंबर एक। ठीक है ना? दूसरा प्रमुख कारण क्या है? सोचिएगा, व्यापारिक एकाधिकार। दूसरा प्रमुख कारण है कि भारत में अपना उपनिवेश या कह सकते हैं सत्ता का केंद्र बनाना, दूसरा प्रमुख कारण। व्यापारिक एकाधिकार किसके लिए? ध्यान रखना, यहां पर लिख लीजिए, अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम लाभ के लिए। ठीक है ना? दूसरा, भारत में अपना उपनिवेश या सत्ता का केंद्र बनाना। तीसरा कारण, यहां पर तीसरा कारण है अपनी सुप्रीमेसी, अपना सुप्रीमेसी क्या कहते हैं उसको? अपना सुप्रीमेसी को स्थापित करना। ध्यान रखना, यानी कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के साथ साथ अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करना, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना। क्यों करना? क्योंकि यूरोप में, ध्यान रखना, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होता था। तो जैसे ही सोचिएगा, यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसी यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध शुरू होता था, वैसे ही यहां पर भी संघर्ष शुरू हो जाता था। यानी कि कह सकते हैं इसी में यूरोप का संघर्ष भारत में शुरू, यूरोप का संघर्ष भारत में भी शुरू हो जाता था। जैसे ही यूरोप में हुआ, वैसे ही यहां पर भी शुरू हो जाता था। ध्यान रखना। तो ये तीन मुख्य कारण हैं, तीन मुख्य कारण। इसलिए आसानी से हम 40 से 50 शब्दों में इसके कारणों को हम यहां लिख सकते हैं। और देखिए, कोई भी व्यापारिक कंपनी हो, उसका पहला उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। और अधिक से अधिक लाभ तभी कमाया जा सकता है जब एकाधिकार स्थापित कर लिया जाए। यानी कि अकेली वो कंपनी हो, अकेली उसकी सत्ता हो, तो वो कम से कम दाम में चीजों को खरीदेगी और ज्यादा से ज्यादा दाम में उसको बेच सकती है। यह समझ लीजिए। तो ये तीन मुख्य कारण हैं उसके संघर्ष के। ध्यान रखना, इसी तरीके से आप लोगों को ढंग से करना है, ढंग से आपको पढ़ना है, एक एक चीज को कवर करना है। ध्यान रखना, यही विश्लेषण है, यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और यही यूपीएससी में प्रश्न बनते हैं। और जब ये प्रश्न बनते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, जिन्होंने फैक्चुअल पोर्शन पढ़ रखा है, छोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं, उनके लिए यूपीएससी ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं कौन सा एक श्राप मिला हुआ है, वो पास ही नहीं होता, खासकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए। जबकि हिंदी माध्यम के आप जैसे जो छात्र हैं ना बेटा, बहुत स्ट्रांग तरीके से पढ़ते हैं, बहुत कैलिवर के साथ पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बस अंतर क्या है कि थोड़ा सा टू द पॉइंट और रणनीतिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मेहनती तो आप लोग हैं, बस थोड़ी सी अप्रोच इंजीनियर्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की तरफ करना है कि टू द पॉइंट पढ़ना है। समझ लीजिए, उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। ये समझ लीजिए, बस ढंग से थोड़ा सा समझ लेना है, ध्यान रखना। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पर समझ लीजिए कि इसी पैटर्न पर, उसी तरीके से हम लोग अपना P2I बैच लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग, जो आप जैसे सीरियस छात्र, जो गंभीर छात्र हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, 11 तारीख से सोचिएगा हमारा नया P2I बैच 2024
और 2025 जो देना चाहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल है। 2024 का टारगेट तो है ही है। इसको हम 11 तारीख से शुरू कर रहे हैं और ये तीनों मीडियम में शुरू हो रहा है, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर बाइलिंगुअल है। फीस जो पहले थी वही है 29,999 रुपए, लेकिन ये तभी इस्तेमाल की जा सकती है, तभी आपको मिलेगी जब आप एम के लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। और ये बैच मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग 8 AM। तो ध्यान रखना, अगर 2024 आपका टारगेट है तो समझ लीजिए कि यहां से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो 2024 का टॉपर है वो 4 महीने पहले तैयारी शुरू कर चुका है। आप लोग ऑलरेडी 2-3 महीने लेट हो चुके हो और अब इसमें जितना लेट करोगे समझ लीजिए आप उतने पीछे जाओगे। और जो 2025 के लिए कर रहा है वो भी सोचिए 2 महीने 3 महीने पहले शुरू कर चुका है। आपके जैसे बहुत सारे छात्र हैं जो ऑलरेडी पहले शुरू कर चुके हैं। 3 महीने 4 महीने वो आपसे पहले निकल चुके हैं। और ध्यान रखना, यहां कोई मोनोपोली नहीं चलेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की तरह यहां कंपटीशन है और फ्री एंड फेयर कंपटीशन है। जो बेहतर करेगा वो जीतेगा, समझ लीजिए। वही सेम आपके साथ होगा। जो ज्यादा पढ़ेगा, जो सही ढंग से पढ़ेगा, जो यूपीएससी की डिमांड को पूरा करेगा वो पास होगा। और समय जितना गंवा देंगे समझ लीजिए उतना आपको नुकसान होने वाला है, फिर समझ लीजिएगा। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए और वो ये है कि कल सामान्यतः ये कहा जाता है कल कभी नहीं आता। मैं कहता हूं कल आता है, लेकिन कैसा आएगा ये आपको हमको किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जो करना है वो पहले करके रख लीजिए। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आपके घर में कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएं, ऐसी समस्याएं आ जाएं कि आप उस समय पढ़ ना सकें। लेकिन आपका सपना आईएएस बनने का है, तो अगर पहले से तैयारी होगी तो आप लास्ट मोमेंट पर किसी तरीके से टाइम निकालकर रिवीजन भी कर लोगे तो पास कर जाओगे। अन्यथा लास्ट मोमेंट पर तैयारी करोगे तो संभव नहीं है। इसलिए कल करे सो आज कर। समय निकला जा रहा है, इसके लिए ध्यान रखिए। 11 तारीख बैच क्लोज हो जाएगा, उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं है। ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा, आपके लिए फायदे के लिए है, ठीक है ना। और इसमें वही सेम स्ट्रेटजी जो पहले थी, 4 स्टेज में हम इसको प्रारंभिक चरण में सोचिएगा फाउंडेशन भी तैयार करेंगे। उसी बीच में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में जनवरी से हम प्रारंभिक परीक्षा पर पूरा फोकस करेंगे। फिर जून से लेकर के सितंबर तक हम मेंस परीक्षा पर फोकस करेंगे और फिर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक, सोचिएगा मार्च 2025 तक हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी हमारे साथ में चलेगी। और ध्यान रखना, बिना रणनीतिक गुरु के, बिना गुरु के, बिना किसी कोच के, बिना गाइडेंस के आज तक कोई भी व्यक्ति, समझ लीजिएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। महात्मा गांधी थे, उनके भी राजनीतिक गुरु थे, उनके भी आध्यात्मिक गुरु थे। अंबेडकर थे, जितने भी बड़े बड़े महान विद्वान हैं, महान सफल व्यक्ति हैं, कोई ना कोई उनका कोच, मेंटर, गाइड कोई ना कोई तो था। सचिन तेंदुलकर है, उनके भी गुरु थे। साइना नेहवाल है, नीरज चोपड़ा है, कौन है? क्योंकि सब कुछ आप नहीं कर सकते कि सब कुछ आप रणनीति भी बना लें, इंप्लीमेंट भी कर लें, उसको चेक भी कर लें। भाई आपकी समस्या है, आपकी समस्याओं को, आपकी गलतियों को चेक करने वाला, जानने वाला कोई तो होना चाहिए ना, जो बता सके आपके अंदर ये कमी है, तभी तो इंप्रूव होगा। वरना तो आपका दोस्त तो वही होता है ना, 3 इडियट वाला, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और पास हो जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। तो दोस्त तो ये नहीं चाहेगा कि वो फेल हो जाए और आप टॉप कर जाए। तो आपकी कमियों को बता दे, ये आसान नहीं होता दोस्त के लिए भी, समझ लीजिएगा। और गुरु ही होता है, माता पिता के बाद गुरु ही एक ऐसा शख्स होता है जो आपकी सफलता से खुश होता है, अन्यथा कोई नहीं होता। थर्मामीटर एक मशीन आए, कोई भी मशीन जो नाप सके तो नाप के देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों को मेंटरशिप, लेक्चर के नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, बुक्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब आपको अवेलेबल कराया जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको जरूर करिए, बेटर है आप लोगों के लिए। अब दूसरा, जो इसका दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और दूसरा पॉइंट क्या है, संघर्ष का वर्णन।
और संघर्ष के संदर्भ में देखें तो 3 कर्नाटक युद्ध हैं, आंग्ल फ्रांसीसी 3 कर्नाटक युद्ध। मैंने कहा था पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 48 तक हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से लेकर के 54 तक, और तीसरा युद्ध हुआ 1756 से लेकर के 63 तक। अब इनका देखिए, ध्यान रखिएगा, शब्द हमारे पास 80 से 100 ही है, उतने बातों में सारी बातें करनी है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ, ध्यान रखना, यूरोप में, ध्यान रखना, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध के कारण हुआ। जैसे ही वहां पर शुरू हुआ वैसे ही यहां पर भी शुरू हो गया। यहां पर जो एक अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज सेनापति है, लाबूड ने, सोचिए, सॉरी, बार्नेट, लाबूड ने नहीं, बार्नेट ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाजों को कब्जे में ले लिया, जिसकी शिकायत सोचिए किसने की, लाबूड ने की। डुप्ले उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने यहाँ के जो कर्नाटक का नवाब है उससे शिकायत की। उसने कहा कि कर्नाटक नवाब में कि भाई आपके जहाज समुद्र में पकड़े गए, समुद्र मेरी टेरिटरी में नहीं आता, आप जानिए, आपका काम जाने। उसने कोई हेल्प नहीं की डुप्ले की। तो यहां ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की तरफ से कौन है, ब्रिटेन की तरफ से है वार्नेट, ध्यान रखना, और फ्रांस की तरफ से 2 लोग हैं, एक है लाबूड ने और डुप्ले गवर्नर है। ध्यान रखना, डुप्ले क्या है, गवर्नर, और ये सेनापति है, एक तरीके से जल सेनापति, नौसेना का अध्यक्ष। तो ऐसी कंडीशन में जब इनको हेल्प नहीं मिली कर्नाटक के नवाब से, तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटेन की बस्ती है, ध्यान रखना, इनकी बस्ती या इनकी फैक्ट्री वो है आपकी मद्रास, और इनकी जो बस्ती है वो है पौंडीचेरी, ध्यान रखना। तो इन लोगों ने, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और लाबूडने ने मद्रास को घेर लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज नवाब के पास पहुंचे कि देखो आपके राज्य में क्या हो रहा है। अंग्रेज, सोचिए, नवाब ने फिर फ्रांसीसी कंपनी से कहा कि आपको समुद्र में जो करना है करिए, लेकिन यहां पर आप मेरे टेरिटरी में हैं, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने चेतावनी दी, और चेतावनी देने के बाद कंडीशन ये हुआ कि फ्रांसीसियों ने उसको नहीं माना। अल्टीमेट यहां पर जो युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में युद्ध नहीं हुआ, ध्यान रखना, यहां पर जो युद्ध हुआ है इसमें वो युद्ध हुआ है सैन थोमे का युद्ध। किसका? सैन थोमे का युद्ध हुआ है। और सैन थोमे का युद्ध किस किस के बीच हुआ? नवाब, कर्नाटक का जो नवाब है अनबरुद्दीन वर्सेस फ्रांसीसी डुप्ले, और इसका जो सेनापति है उसका नाम है कैप्टन पैराडाइज डाइस। सोचिए, और ये जीत गए और ये हार गए। सोचिए, लड़ाई किसी और की, युद्ध किसी और से हुआ, इसमें नवाब बेचारा हार गया, और ये सोचिए डुप्ले को एक मौका मिला कि इसका मतलब है कि हम यहां की सत्ता को भी हरा सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से उन्होंने कर्नाटक के नवाब पर अपना कब्जा कर लिया और ये जीत गए, ठीक है ना। ये इनका कंसेप्ट हुआ था। और इसी बीच में कंडीशन ये हुई, कुछ समय के बाद में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया, एक संधि हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, किसकी संधि हुई? एक्स ला शैपल की संधि, एक्स ला शैपल की संधि। और इस संधि में क्या हुआ? संधि में 2 चीजें हुई। एक, यूएस में एक जगह है मैरिनबर्ग, यूएस में एक जगह है मैरिनबर्ग, ये फ्रांसीसियों को दे दिया गया, फ्रांसीसियों को मिला। और भारत में जो जगह है मद्रास, ध्यान रखिएगा, मद्रास, ये अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। यानी कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र वापस कर दिए गए। यह था पहले युद्ध का कंसेप्ट, एक्स ला शैपल की संधि, ठीक है ना। मैरिसबर्ग भी कहते हैं, मैरिनबर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना।
और कहीं कहीं पर इसी को एक नाम और दिया जाता है। इसको आप देखना चाहे तो ध्यान रखिए, मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। लुई वर्ग भी कहते हैं, लुई वर्ग भी कहते हैं। तो जनरली किताबों में लुई वर्ग मिलता है, मैरन वर्ग भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। तो ये लुई वर्ग है। लुई वर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, युद्ध संधि के बाद में वो फ्रांसीसियों को मिला। मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, युद्ध के बाद में अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। यानी दोनों को एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिया, ध्यान रखना। तो ये था यूरोप में एक युद्ध का कारण। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा युद्ध होता है सेकंड युद्ध, 1749 से लेकर के 54 तक। इसका यूरोप से कोई संबंध नहीं है। यह युद्ध है डुप्ले की महत्वाकांक्षा के कारण, डुप्ले की महत्वाकांक्षा। और इसका जो कारण है वो है कर्नाटक और हैदराबाद, ध्यान रखना, के उत्तराधिकार का कारण, उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार। अब कंडीशन क्या थी यहां पर तो देख लीजिए। कर्नाटक में आप अच्छे समझते हैं कि कर्नाटक में नवाब था, कर्नाटक का नवाब वो था अनवरुद्दीन। और सोचिए इसी को चुनौती दी थी चांदा साहब ने, इनके ही बहनोई हैं, ध्यान रखना, चांदा साहब ने इनको चुनौती दी। तो कर्नाटक में यह समस्या खड़ी हुई कि भाई दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में जो आपके जो हैदराबाद की रियासत जिन्होंने बनाई थी, क्या नाम था उनका, निजामुल मुल्क आसफ जाह, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद उनका बेटा बना था जिसे हम कहते हैं नासिर जंग, ध्यान रखना, कौन था? नासिर जंग। और इसको चुनौती दी उन्हीं के भांजे, कह लीजिए मुजफ्फर जंग ने, मुजफ्फर जंग ने। अब जब इनमें आपस में सोचिए युद्ध शुरू हुआ, संघर्ष शुरू हुआ, तो दोनों एक तरफ क्या करने गए, कुछ यूरोपीय कंपनियों से सहायता मांगने पहुंच गए। तो जो ऊपर वाला जो गुट है ये पहुंच गया अंग्रेजों के पास, ध्यान रखना, और ये पहुंच गए फ्रांसीसियों के पास। इस तरीके से गुट बन गया, अंग्रेजों का गुट और फ्रांसीसियों का गुट, ध्यान रखना। और इसमें युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध कहते हैं इसको, बता सकते हैं आप लोग? अंबूर का युद्ध, बैटल ऑफ अंबूर, अंबूर का युद्ध हुआ। और अंबूर के युद्ध में सोचिएगा अनवरुद्दीन और नासिर जंग, सोचिए दोनों मारे गए, दोनों हारे और मारे गए। अब सोचिए यहां पर कौन बना? सोचिए कर्नाटक में नवाब बने चांदा साहब और हैदराबाद में कौन बना? मुजफ्फर जंग। और यहीं पर पहली बार डुप्ले ने अपना एक रेजिडेंट हैदराबाद के दरबार में नियुक्त कर दिया जिसका नाम था जनरल बुस्सी। यानी कि पहली बार सहायक संधि की तरह की एक नीति डुप्ले ने शुरू की। इसलिए कहा जाता है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड बेलेजली ने नहीं की थी बल्कि डुप्ले ने की थी, जिसको व्यवस्थित तरीके से लॉर्ड बेलेजली ने इसको लागू किया था, ध्यान रखना, ये समझ लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट था। और यहीं पर सोचिएगा डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने जनरल बुस्सी को हैदराबाद में क्या किया, रेजिडेंट नियुक्त किया। रेजिडेंट नियुक्त, इस तरीके से यह जीता। जब अंग्रेज हार गए तो अंग्रेजों ने शिकायत की अपनी सरकार से, लंदन में, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने शिकायत की फ्रांस से कि देखिए हमारे और आपके बीच में एक्सला सेपल की ऑलरेडी संधि चल रही है। ऐसे में सोचिएगा कि यदि आपके भारत में आपका गवर्नर ऐसा करेगा तो समस्या बढ़ जाएगी, हम इसको संधि का फिर पालन नहीं कर पाएंगे।
इसी वजह से सोचिएगा, इसकी शिकायत कहां पर की गई? शिकायत की गई आपकी इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने शिकायत की फ्रांस से, और फ्रांस ने सोचिए क्या किया, डुप्ले को वापस बुलाया, वापस बुलाया, और उसकी जगह पर दूसरे गवर्नर को भेज दिया। क्या नाम था उस गवर्नर का? काउंट डी लाली। याद आ रहा नहीं? और यहां पर फिर एक संधि हुई, पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि। और पौंडीचेरी की संधि में सोचिएगा, मद्रास पुनः वापस कर दिया गया, पुनः वापस अंग्रेजों को। इस तरीके से यह संधि हुई और कहा गया कि दोनों एक दूसरे के मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस तरीके से यह भी युद्ध खत्म हुआ और डुप्ले को वापस बुला करके सोचिए वहां के शासक ने, लुई 14वें ने उसे जेल में डाल दिया। उस पर केस चलाया गया कि तुमने राजा के आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, राजा के द्वारा की गई संधि का पालन क्यों नहीं किया, आपने अपने तरीके से इसमें नीतियां क्यों बनाई। उस पर केस चलाया गया। हालांकि बाद में वो केस जीत गया और लास्ट में आकर के जब केस जीता तो हालत ये हो गई थी, उसका अपमान पूरे फ्रांस में बहुत हुआ था, बहुत ज्यादा फ्रांस में अपमान हुआ। लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया था। अगर डुप्ले यहां होता और डुप्ले की बात फ्रांसीसी सरकार ने मानी होती तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। हो सकता है कि यहां अंग्रेज होते ही नहीं और यहीं से भाग गए होते और भारत में फ्रांसीसी सत्ता की स्थापना दक्षिण भारत से होती, हो कि नहीं? तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। क्लियर? इसके बाद में देखेंगे तो एक तीसरा युद्ध हुआ जिसे हम 1756 से लेकर के 63 तक चला है और इसे हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। और इसका मुख्य कारण है, सप्तवर्षीय युद्ध का कारण है यूरोप का संघर्ष। जैसे ही वहां शुरू हुआ और यहां पर भी युद्ध शुरू हो गया, ध्यान रखना। और यहां पर जो युद्ध हुआ वो है आपका 22 जनवरी 1760 को बांडीवास का युद्ध, और इसमें फ्रांसीसी हार गए, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद 1763 में संधि हुई और संधि हुई पेरिस की संधि यूरोप में। और इस पेरिस की संधि में यह कह दिया गया कि भारत में अब फ्रांसीसी कंपनी किसी भारतीय राजा के साथ मिलकर के कोई भी एक संगठन नहीं बनाएगी। वह केवल अब यह भारत में फ्रांसीसी कंपनी अब क्या करेगी, ध्यान रखना, भारत में फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार तक सीमित रहेगी, सीमित, ठीक ना। दूसरा, वो कोई किलेबंदी नहीं करेगी, कोई भी सेना नहीं रखेगी, ध्यान रखना, किसी भारतीय शासक के साथ संघ नहीं बनाएगी। इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरीके से धोखे रख दिया, खत्म कर दिया। अब वो कुछ कर ही नहीं सकती। इस तरीके से फ्रांसीसी कंपनी यहां पूरी तरह से हार गई। ओके। और इस युद्ध में हराने वाला था कौन? एक अंग्रेज था जिसका नाम है जनरल आयरकूट। बहुत बड़ा सेनापति था जनरल आयरकूट, उसने हराया। सोचिए, कहा जाता है कि यदि फ्रांसीसी इस युद्ध में जीत गए होते, बांडीवास का युद्ध अंग्रेज ना जीते होते और फ्रांसीसी कंपनी जीत गई होती, तो भी इतिहास कुछ अलग होता। भारत में अंग्रेज नहीं स्थापित कर पाते अपनी सत्ता, यह कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। क्लियर है? तो तीनों युद्ध हो गए। अब कहोगे कि सर 50 से 80 100 शब्दों में तीनों कैसे लिखेंगे?
अब ये तीनों को लिखने की कला आपको विकसित करनी है, लेकिन तीनों बातें आनी चाहिए। मैंने तो डिटेल में समझा दिया है, लिखना आपको है तीनों युद्धों को। अब उसमें करना क्या है, तीन युद्ध के पूरे कारण बताने हैं और किस किस के बीच युद्ध हुआ और परिणाम क्या हुआ, बस इतना बताना है, ज्यादा कुछ नहीं, वो भी पॉइंट फॉर्म में। डिटेल में आप बता ही नहीं सकते, संभव नहीं है। लेकिन हां, ये भी नहीं कर सकते एक या दो पॉइंट बताएं बाकी सब छोड़ दें, नहीं, सारी बातें आनी चाहिए, लेकिन की पॉइंट में सारी बातें जानी चाहिए। यह है आपकी शैली। ठीक। अब इसके बाद आता है कि इनके आखिर पराजय के कारण क्या थे, क्यों हारे ये लोग, यहीं पर देख लीजिए। पहली बात तो फ्रांसीसियों के पराजय के कारण देखिए एक एक करके। सबसे बड़ी बात, फ्रांसीसी कंपनी, ध्यान रखना, एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी होती है तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, सरकार ही उसके नियम बनाती है, सरकार ही उसके सारे नियमों का पालन करवाती है, सब कुछ वही तय करती है। ध्यान रखना, नंबर एक। नंबर दो, इसका प्रशासन और उद्देश्य सरकार तय करती है। डुप्ले सोचिए, अपने व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखिएगा, डुप्ले यहां पर जो सत्ता जीतना चाह रहा था, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं जीतना चाह रहा था, वो फ्रांस के लिए जीतना चाह रहा था, लेकिन क्या किया, उसको फांसी और सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ठीक है ना। तीसरा, फ्रांस का उपनिवेशवाद में कम विश्वास। वह व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में एकाधिकार करना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि भारत में कोई विशेष सत्ता स्थापित ना की जाए, उपनिवेशवाद वगैरह ज्यादा नहीं, बस व्यापारिक मोनोपोली होनी चाहिए, इसलिए उनके उद्देश्य अलग हैं, ध्यान रखना। चौथा, फ्रांसीसी नौसेना कमजोर, जबकि आप जानते हैं कि ब्रिटिश नौसेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ नौसेना थी उस समय में, और यह उसके सामने कुछ भी नहीं, तो हारना इनका तय था, ध्यान रखिएगा। ओके। पांचवा कारण, फ्रांस का भारत में कोई सुरक्षित आधार नहीं था। क्या नहीं था, कोई सुरक्षित आधार नहीं था। जैसे ब्रिटेन का केवल एक सत्ता थी, ध्यान रखना, और वो थी पौंडीचेरी, वो भी दक्षिण भारत में, जबकि सोचिएगा यहीं पर ब्रिटेन का सबसे सुरक्षित आधार क्या बन गया था, बंगाल। बंगाल को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहां से उसकी पूरी की पूरी पैसा, धन संपत्ति, सब कुछ उसके हाथ में आता था। क्लाइव ने वो करवा दिया था। फ्रांस के पास ऐसा कोई नहीं था, केवल पौंडीचेरी था, और पौंडीचेरी भी सोचिए मद्रास से बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर। क्लियर। छठा कारण है डुप्ले की दोषपूर्ण नीतियां, दोषपूर्ण नीतियां। अब कहोगे दोषपूर्ण नीतियां कौन सी, क्योंकि यह षड्यंत्र, ध्यान रखना, षड्यंत्र और राजनीति में इसका विश्वास ज्यादा था, ज्यादा बल दे रहा था, षड्यंत्र और राजनीति पर ज्यादा बल दे रहा था बजाय व्यापार और अन्य चीजों। ध्यान रखना। सातवां कारण और कह सकते हैं वह है फ्रांसीसी धार्मिक रूप से ज्यादा कट्टर थे, कट्टर, इसीलिए इन्हें भारतीय शासकों का सहयोग नहीं मिला। यह बहुत बड़ा कारण। और आठवां कारण कह सकते हैं वो है जनरल बुस्सी को हैदराबाद के दरबार से वापस बुलाना,
और इस तरीके से हैदराबाद का दरबार खाली हो गया और वहां पर फिर अंग्रेज पहुंच गए, अंग्रेजों ने उनको अपने फेवर में कर लिया। इस तरह से सारी चीजें हो गई थी। ये थे इनकी पराजय के कारण। अब ये 8 कारण हैं, अगर 8-8, 10-10 शब्दों में लिखेंगे तो 80 शब्द ये हो गए। बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बाकी आप निष्कर्ष लिख ही सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्लियर एवरीबॉडी? तो यही है कंसेप्ट, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो ये रहा आपके आंसर का पैटर्न। मैंने कहा था आपका यहां पर क्या लिखना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कारण लिखने हैं, लगभग 40 से 50 शब्द में। यहां पर 80 से 100 शब्द में इसको लिखना है और 80 से 100 शब्द में इसको लिखना है और लास्ट में लिखना है निष्कर्ष 30 से लेकर के 40 शब्द में। इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर हो जाएगा और मैं समझता हूं कि इतने में पूरा रिवीजन हो चुका होगा। कल इसके आगे अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे आपका आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ध्यान रखिए, कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको पढ़ के आइएगा, रिवीजन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। इसको ढंग से करिए और किसी को यदि मुझसे कनेक्ट होना है तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा कोड है MK लाइव। इसके थ्रू आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे आपको बेटर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, ये रही। यहां तक आप मुझसे किसी भी लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं और ये मेरा पर्सनल आइडेंटिटी है कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, आप किससे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, बाकी मैं बता नहीं रहा हूं, आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? और ये है मेरा टेलीग्राम का बारकोड। अगर किसी को नहीं मिलता है तो यहां से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।